हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज पीसीसी। इसको बोला जाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। एंड आप अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व को समझना चाहो तो इसको हम लोग नाम के थ्रू ही समझ सकते हैं। पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि at the different level of price what is the consumption, जिस कर्व के थ्रू पता चलेगा, that is PCC। फिर से समझिए, PCC क्या है? बेसिकली PCC एक कर्व है और ये कर्व हमें क्या बताता है? at different price level of any commodity, a commodity what are the different level of consumption that is consumed। जब किसी भी वस्तु का प्राइस में चेंजेस आता है, ये बेसिकली जो पार्ट है वो पार्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर या फिर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। तो जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि बेसिकली जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं वहां पे सर्टेनली कुछ एजम्पशन होता है। एजम्पशन क्या होता है कि दोनों वस्तु का प्राइस फिक्स होता है, हमारा इनकम फिक्स्ड होता है। देन व्हाट वी डू, हम लोग एक बजट लाइन प्रिपेयर करते हैं। बजट लाइन जिस भी इंडिफरेंस कर्व को टच करता है तो हम लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे संतुलन में जो भी संतुष्टि हमें इस पॉइंट पे प्राप्त हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम एंड वी आर सेटिस्फाइड देयर। बट ये क्या है, इसके एक स्टेप बाद है। अब बोलते हैं सपोज इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। क्लियर है ना कि अगर किसी एक वस्तु के प्राइस में चेंज आ गया देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी चेंज। सो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है, सर्टेनली जो कर्व ज्वाइन करेगा उन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो ऑब्टेन्ड होंगे बाय द चेंज ऑफ प्राइस, दैट कर्व विल बी नोन एज पीसीसी कर्व। क्लियर है ना? प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? एक कर्व है जो क्या बताता है? ऑल द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। इसको प्राइस इफेक्ट भी बोला जाता है। प्राइस इफेक्ट बोलने का मतलब क्या होता है? द इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। किस चीज में इफेक्ट? तो इफेक्ट इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। क्लियर है ना? तो देखिए पीसीसी होता क्या है बेसिकली? पीसीसी इज अ कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अ कर्व दैट शोज ऑल द डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बट मैं ये बेसिक बात आपको बताने नहीं आ रहा है। मेरा जो मेन पर्पस है आज कि आप यहाँ पे कुछ मजेदार चीज समझो। क्लियर है ना? तो देखेंगे आपको फील होगा कि आई होप अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा। बट बिफोर दैट कुछ बातें हम लोग अभी जानते हैं। आपने सुना होगा अभी बेसिक 3 गुड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड, द सेकंड वन इज इंफीरियर गुड एंड द थर्ड वन इज डिफेंस गुड्स। आप शायद हॉस्टपॉच में भी पढ़ते हो अगर आपसे कोई इंफीरियर और डिफेंस के बारे में पूछ दे। बट अभी आपको सिर्फ एक लॉजिक याद रखना है एंड बाय दैट लॉजिक यू कैन से whether the goods is inferior or different। कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से समझिए। if the price decreases, बहुत ही ध्यान से समझना है। if the price decreases then law of demand क्या सजेस्ट करता है? the quantity demanded of any commodity increases। so अगर ये रिलेशन कोई भी commodity होल्ड करता है then that is a normal good। वो क्या है हमारा? तो वो हमारा नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। सिमिलर टू दिस, अगर मेरा इनकम बढ़ा है, ध्यान से समझना है, इफ आवर इनकम हैज इंक्रीज्ड और इनकम बढ़ने के कारण किसी भी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ रहा है, सो दैट गुड इज कॉल्ड एज नॉर्मल गुड। बट अब मजेदार है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। नॉर्मल गुड्स में कोई भी लोचा नहीं है। अगर इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, बोलेंगे नॉर्मल वस्तु है। इसी तरह अगर मेरा प्राइस किसी भी वस्तु का बढ़ रहा है और उसका ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल गुड्स है। अब ध्यान से देखिए, एक केस ऐसा भी हो
and if the income increases but despite of this fact quantity demanded falls down of any commodity, then that commodity is called as inferior goods. याद कैसे रखना है? I inferior, income I ऐसे याद रख सकते हो। आपको लॉजिक सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर इनकम मेरा बढ़ा और रिवर्स रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड कमोडिटी डिमांडेड, दैट इज इंफीरियर गुड्स, एंड इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी। क्लियर है ना? सो दैट इज अ डिफेक्ट गुड एंड दैट वन इज अ इंफीरियर गुड। क्लियर है ना? अब क्यों ये बताया गया, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि पीसीसी कर्व में इसका काम क्या क्या है। तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। So we have understood the concept of PCC curve. अभी हमने PCC curve के बारे में समझा। Now there are four different concept of PCC curves. Basically, the first concept is upward sloping PCC. नाम क्या लग रहा है? Upward. So थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस बात को। Suppose this one was our key was the equilibrium point of any consumer. इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। Suppose there is two commodity in the market that the consumer is consuming. दो वस्तु है जिसका उपभोग किया जा रहा है उपभोक्ता के द्वारा मार्केट में। The first वस्तु is X and the second वस्तु is Y. Now let's assume the income of a consumer is fixed. Let's name this income is suppose 100 rupees. Clear है? And the price of commodity is also fixed. The price of 1 unit of X is suppose 10 and the price of 1 unit of Y is suppose 5. Now what happens? अगर अभी हमने देखा कि प्राइस 10 है, X का 1 यूनिट का और Y के 1 यूनिट का प्राइस 5 है, मेरे पास टोटल इनकम 100 है। तो मैंने अपने इनकम के अकॉर्डिंग एक बजट तैयार किया। वो बजट क्या है? AB। नाउ दिस बजट एंड द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? बेसिक लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चला कि मैंने जो बजट तैयार किया है that budget is tangentially touching the IC1 point at E. वो IC को E point पे टच कर रहा है। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि उपभोक्ता वेल वेरी हैप्पी है, कंज्यूमर यहाँ पे जो भी है बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसके ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व को वो टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बजट उतना नहीं है, उससे नीचे वो जाना नहीं चाहेगा। तो ये कहानी था बेसिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। बट अब एक लेवल अप आ जाओ। अब आप लेट्स सपोज कि प्राइस जो है X का फॉल हो गया, अब मानो 10 से ये 5 रुपये हो गया। क्लियर है ना? सो बजट लाइन विल बी शिफ्ट। नाउ बजट विल बी अर्लियर द बजट वाज AB। अब क्या होगा? मेरा बजट थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। किसके लिए? तो X का। अब ध्यान से इस बात को आप समझो कि ये जो AB डैश है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो इनकम 100, क्लियर है ना? सो अब आप एक लेवल मानो जहां पे आप पूरा कंजम्पशन कर रहे हो Y का। तो Y का आप मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब 100 का 100 रुपया आप Y कमोडिटी को खरीद रहे हो। तो X का आप कितना यूनिट खरीदोगे? आप 0 खर्च करोगे और X का जो होगा दैट विल बी 0 यूनिट ऑफ कंजम्पशन उस पॉइंट पे। तो आप मैक्सिमम Y का कितना खरीद सकते हैं? विद द प्राइस ऑफ 5, 1 यूनिट का प्राइस अगर 5 है, इनकम 100 है, सो मैक्सिमम यू कैन कंज्यूम 20 यूनिट ऑफ Y। क्लियर है ना? सिमिलर टू दिस, अगर आप B पॉइंट पे बात करो तो B पे क्या हो सकता है कि हम पूरा का पूरा X पे खर्च कर दे रहे हैं। सो अगर हम पूरा का पूरा इनकम X पे खर्च कर रहे हैं, इट मींस Y पे 0 खर्च कर रहे हैं, तो Y का कंजम्पशन भी 0 हो गया। अगर Y का कंजम्पशन 0 है, पूरा इनकम X पे खर्च कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम X का हम खरीद सकते हैं? सो व्हाट यू विल से? द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ X इज 10 रुपए and total amount of income is 100, so we can maximum about 10 unit of X।
क्लियर है ना? अब हमने बताया कि क्या हुआ, मार्केट में एक्स का प्राइस फॉल कर दिया गया, एक्स का प्राइस फॉल किया, दैट इज अब पहले 10 रुपया था, अब क्या हो गया 5, बाकी सारा चीज सेम है, आपका इनकम स्टिल दैट इज 100, प्राइस ऑफ 5 दैट इज स्टिल 5। अब आप थोड़ा सा सोचो इस कंसेप्ट को, प्राइस एक्स का चेंज हुआ है, इस चेंजिंग के कारण दो चीज होगा, क्या क्या दो चीज होगा, पहला चीज होगा योर रियल परचेजिंग पावर ऑफ एक्स विल इंक्रीज, मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा लगेगा मेरे पास ज्यादा है, जबकि आपके पास इनकम नहीं बढ़ा है, बट स्टिल यू विल फील लाइक आई हैव मोर मनी, व्हाई, बिकॉज़ यू कैन अफोर्ड अ मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्लियर है ना? तो पहला चीज क्या है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा इनकम जो है दैट स्टिल हैज इंक्रीज्ड। क्लियर है ना? दूसरा चीज क्या होगा ना कि आप जो वाई वस्तु का कंजम्पशन कर रहे थे, ये माइट बी पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं दैट माइट बी पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, होगा या नहीं वो थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे, बट ये एक चांसेस है। क्या चांसेस है कि हम वाई को बोलेंगे भाई साहब हम वाई को ज्यादा काहे खरीदेंगे, हम वाई को छोड़ के एक्स पे शिफ्ट कर जाते हैं अगर इसका दाम बढ़ रहा है, दाम घट रहा है तो। क्लियर है ना? तो ये भी एक चांसेस है। जनरल मार्केट में होता है, अगर खीरा ज्यादा है तो उसने टमाटर क्यों ले, हम खीरा ही ले लेते हैं, चलो कुछ हो जाएगा। सो दो केस बनता है, पहला चीज क्या आप एक्स को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, दूसरा चीज क्या आप वाई को छोड़ के वाई के बदले भी कुछ यूनिट आप एक्स का बढ़ा सकते हो। क्लियर है ना? तो अब मेन आपको यही चीज समझना है। तो अब बजट आप क्या, और ये बजट बेसिकली देखिए क्या है ना कि पहले आप मैक्सिमम बी ले सकते थे और अब बी डैश ले सकते हो, इसलिए आप थोड़ा सा समझना चाहोगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स इज 5, सो मैक्सिमम दैट यू कैन बाय दैट इज एक्स का आप 5 पे कितना खरीद सकते हो, तो 20 यूनिट्स। तो अगर आप ऐसा मानो कि ये 10 यूनिट था तो इसका वैल्यू क्या हो गया 20, मतलब आपका बजट में एक्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है कि आप एक्स को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो। क्लियर है ना? सो ये सब बेसिक मीनिंग था। अभी तक मैंने आपको पीसीसी कर्व स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको नहीं बताया। अब हम लोग बेसिक पीसीसी कर्व स्टार्ट करते हैं। तो 4 अलग-अलग टाइप का पीसीसी कर्व होता है। फर्स्ट वन इज अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का प्राइस फॉल कर रहा है, सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल किया, क्लियर है ना? ड्यू टू दिस डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स द क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ एक्स इंक्रीजेस एज वेल एज क्वांटिटी परचेज ऑफ वाई आल्सो इंक्रीजेस। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक्स का अमाउंट तो बढ़ा ही बढ़ा, बट वाई का भी अमाउंट बढ़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। अब थोड़ा सा ध्यान से आप सोचो कि अगर प्राइस ऑफ एक्स घट रहा है और एक्स का डिमांड बढ़ रहा है, सो वी कैन सर्टेनली से कि एक्स जो है दैट इज नॉर्मल गुड्स। एक्स क्या है? नॉर्मल गुड्स। नाउ व्हाट अबाउट वाई? वाई के प्राइस में तो छेड़खानी नहीं हुआ, बट स्टिल the amount of y is increasing, so what you will say, what is the nature of good y? y का नेचर क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? सोचिए, x का भी इंक्रीज किया, y का भी इंक्रीज किया, so it might be case of a complementary good, मतलब दोनों जुड़वा वाले नहीं रह सकता एक दूसरे के बिना, जितना भी बढ़े। तो इसका डिमांड बढ़ा तो सर्टेनली मजबूरी में इसका भी डिमांड बढ़ाना पड़ा। द एग्जांपल ऑफ इंक एंड पेन, अगर इंक का बढ़ रहा है सो सर्टेनली मजबूरी है, इंक लेके करेंगे क्या? अगर इंक का प्राइस कम हुआ इंक ले लिया और पेन ले ही ना, तो कोई फायदा नहीं है, तो ये मजबूरी का केस बन गया। क्लियर है ना? तो ये हमने सोचा विद द रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अब दूसरा सोचिए कि क्या y might be a normal good? क्या हम ये बोल सकते हैं कि y जो है वो क्या है? नॉर्मल गुड है? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, बट नॉट इन रेफरेंस विद द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ y के बारे में बात नहीं किया गया। तो आप ये जज करके नहीं बोल सकते हो कि y इज अ नॉर्मल गुड्स, तो आप बोलेंगे बोल किस पर्सपेक्टिव से रहे हो आप तक? तो हम जो आपको बोल रहे हैं कि y
from the real purchasing power point of view, we can say that Y is a normal good. But ऐसा बोलेंगे कि Y normal good है from the price point of view, so that will be not correct. वो सही नहीं. Clear है ना? So यही ब्यूटी आपको समझना होता है. मेन आपको ग्राफ से ये पता करना होता है. बाकी सारी चीज एग्जामिनेशन के लिए आप कर सकते हो इजीली, कहीं भी नोट देख के कर सकते हो. बट जब भी एक ग्राफ दिया गया है तो सर्टेनली उसका आउटलाइन तैयार करना कि उसमें क्या वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो देखिए ये फर्स्ट फेज था अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, जहां पे क्या हो रहा था, किसी भी वस्तु का प्राइस घट रहा था, देन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड और both commodity was increasing. So we have seen what will be the nature of different good in this case. अब आते हैं दूसरा टाइप पे, that is downward PCC. देखिए ध्यान से, downward PCC में क्या होता है ना कि अगर x का प्राइस घटता है, price of x fall down, then quantity consumed of x increases. ध्यान से समझिएगा, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर रहा है x के केस में, but quantity consumed of a y decreases. ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे y का कंज्यूमर क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है. अगर y का भी बढ़ता तो वो क्या हो जाता है, स्लोपिंग पीसीसी. पहले e था, अभी e1 हो गया, e2 हो गया. e1 पे x का भी अमाउंट बढ़ रहा है, y का भी अमाउंट बढ़ रहा है. e2 पे फिर से क्या हुआ, x का अमाउंट भी बढ़ गया है, y का भी अमाउंट बढ़ गया. सो दिस विल बी द केस ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी. बट इस केस में क्या होगा, आप देखिए कि x का बढ़ रहा है सर्टेनली, क्लियर है ना, बट अमाउंट ऑफ y दैट इज फॉलिंग. सो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस केस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी. फिर से बात आता है कि किस टाइप का गुड है x एंड y. सो x को हम बोलेंगे क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है, सो x इज द नॉर्मल गुड. बट व्हाट अबाउट y? ध्यान से देखिए, क्या मजबूरी होगा कि x का बढ़ाने के कारण y का घटाना पड़ा. सो देयर माइट बी अ केस कि y जो होगा सब्स्टिट्यूट गुड होगा. मतलब हम x को करके खुश हो जाएंगे, y को जाने का गम नहीं है. चाय कॉफी है, x चाय है, तो हम चाय पी के खुश हो जाएंगे. कॉफी को छोड़ रहे हैं, हमको इतना अफसोस दिल में नहीं हो रहा है. क्लियर है ना? तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. अब दूसरे एंगल से सोचिए, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, नाउ यू आर फीलिंग मोर वेल्थियर. आपको लग रहा है कि आप ज्यादा अमीर हो गए हो. सो सर्टेनली आप इस केस में क्या कर रहे हो, अमीरी के कारण आप घटा दे रहे हो किसी चीज का कंजम्पशन. तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एन इंफीरियर गुड. ये केस हो सकता है कि ये जो गुड हो इंफीरियर हो. ध्यान से समझना है, दैट इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफीरियर गिवन कहां, दिमाग का इधर से उधर कर देना है. क्लियर है ना? तो बहुत ही आराम से समझिए, वरना आपको परेशान कर देगा. सो या तो सब्स्टिट्यूट होगा या तो इंफीरियर गुड होगा. क्लियर है ना? नाउ दिस वाज आवर सेकंड केस. Now the third case is backward bending PCC. What is the meaning of backward bending? बहुत ही ध्यान से समझिएगा. बैकवर्ड बेंडिंग में क्या होता है, ध्यान से देखिए. पहले e इक्विलिब्रियम था, अभी e1 है, अभी e2 है. यहाँ पे सपोज कीजिए प्राइस ऑफ x हैज फॉल डाउन. प्राइस ऑफ x जो है वो घट गया है. तो यहाँ पे x का अमाउंट घट जा रहा है. यहाँ से देखिएगा, x का अमाउंट घट जा रहा है और y इसका जो अपोजिट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा. क्लियर है ना? ध्यान से सुनिए, अपवर्ड स्लोपिंग में क्या हो रहा था, प्राइस घट रहा था तो दोनों का बढ़ जा रहा था, एकदम मौज, दोनों को कंप्लीमेंट्री. यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस में चेंज आया, घटा, तो एक बढ़ रहा है, जिसमें चेंज आया वो बढ़ा बेसिकली और दूसरा घट गया. क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जिसमें प्राइस में चेंज आया उसी को धोखा दे दिया, उसी को छोड़ दिया. तो अभी हम आपसे पूछें कि भाई साहब x कैसा गुड होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड x.
क्लियर है ना कि हम ज्यादा अपने आप को रिचर फील कर रहे हैं. सो वाई क्या हो सकता है? वाई माइट बी अ नॉर्मल गुड्स. क्लियर है ना? वाई क्या? वाई का ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है. सो वाई हो सकता है कि नॉर्मल गुड्स हो, या फिर इस केस को देखिए, क्या ये सब्स्टिट्यूट होगा जिसके कारण से x का सब्स्टिट्यूट होगा, जिसके कारण से x को छोड़ के y पे आ गए और आपको इतना फील नहीं हो रहा, मेरा काम तो बन जा रहा है ना. क्लियर है ना? तो इस केस में x क्या हो गया? गिवन गुड्स, और y का नेचर कैसा होगा? दैट विल बी नॉर्मल और सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब एक आखिरी केस आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल पीसीसी. हॉरिजॉन्टल पीसीसी में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. कुछ ऐसा होता है, IC1, IC2, IC3. सो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए. अगर प्राइस ऑफ x में फॉल हो रहा है, x का दाम बढ़ गया, सो x का क्वांटिटी बढ़ता है, बट y का रिमेन कांस्टेंट. पहले जितना y का था अभी भी y का उतना ही है. सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पीसीसी. जहां पे जिसका प्राइस में फॉल आ रहा है वो तो बढ़ रहा है, बट दूसरे का क्या हो रहा है, वो रिमेन अनचेंज्ड. तो अगर हम इस केस में आपसे पूछे नेचर ऑफ गुड, तो आप क्या बोलेंगे कि x तो है नॉर्मल गुड. क्यों? क्योंकि प्राइस और x के बीच में इनवर्स रिलेशन है. बट व्हाट अबाउट y? सो y इज न्यूट्रल गुड्स, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक जो लेना ही लेना है, नेसेसिटी. क्लियर है ना? उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा. सो वी कैन से दैट y इज अ न्यूट्रल गुड्स. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. दिस वर डिफरेंट केसेस ऑफ पीसीसी. 4 अलग-अलग केसेस थे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ग्राफ के थ्रू ये बता पाओ कि वो गुड्स है कैसा. क्लियर है ना? सो आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.